ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ, सबको दिख भी रहा ना? यस सर। ओके, तो पेपर ओपन कर लेते हैं, ये वेबसाइट है, वेबसाइट से ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा पेपर और इसके आगे है आंसर की। हाँ, ठीक है, तो ये पेपर है। हम लोगों ने पहले देखा था, इसमें जो क्वेश्चन स्टोकेस्टिक का है। जी सर जेएमएस में एक डाउट था। हाँ बताइए तो क्या है। 2019 का क्वेश्चन नंबर 25। तो एक ऐसा करते हैं, अभी ये एक्चुअली इसके क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटा में हो जाएगा, फिर हम डाउट डिस्कस करते हैं, है ना? फोकस फोकस। अभी आप याद रखिएगा। सो अभी मैं डाउट इसके बाद करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट है, आई थिंक पहला क्वेश्चन ये है ना, स्टैंडर्ड बाउंड्री मोशन। हाँ, सो ये पहला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब स्टोकेस्टिक का पहला क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है इस पेपर में। तो ये आपको क्या कह रहा है कि WT be a standard Brownian motion, then the variance of W1 W2 equals। अब देखो सिंपल, जैसे आप मान लो फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो, तब क्या करोगे? आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार सर्च करना है ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन क्या है ना? या ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस ही है ना, इसको वाइनर प्रोसेस भी कहते हैं ना। सो तो बस इसके डेफिनेशन देखना है। डेफिनेशन में एक कंडीशन है, क्या होता है इसका? इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होता है, उसी का यूज है एक्चुअली। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो देखो, अच्छा इस पे नहीं लिखूंगा, इस पे लिख दूं तो पीडीएफ कैसे मिलेगा? सो की जरूरत क्या है, चलो इसी पे लिखते हैं ना, ठीक है। देखो तो क्या करना है, ये करेंगे डब्ल्यू टी है ना, दिस बी अ ब्राउन स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन, देन द वेरिएंस ऑफ W1 W2 इक्वल्स, इसका वेरिएंस किसके इक्वल है ना? सो पहले तो ये बताओ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसका, W1 का, WT का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल 0T। हाँ, नॉर्मल 0T, राइट। सो जो WT है आपका वो है नॉर्मल 0T, और आपको ये भी पता होगा जैसे यहाँ पे W1 है तो 0 to 1 और 1 to 2 ले लेते हैं, ठीक है, मतलब 1 बीच में आएगा तो उस तरह से कुछ। अरे कहाँ गया इरेजर? इरेजर है ही नहीं, ओके। सो पता नहीं, तो मतलब 0 to 1 1 to 2 है, समझो। तो इसमें क्या है कि 0 to 1 और 1 यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, 0 to 1 1 to 2। सो होता क्या है इसका इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट, कहने का मतलब ये है, मैं बोलना चाहता हूँ ये कि W1 एंड, अच्छा ये बताओ W1 W2 इंडिपेंडेंट होगा क्या? W2 का मतलब हो गया 0 2 के बीच, है ना? W1 का मतलब है 0 और 1 के बीच। तो मुझे इसको, इसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि W1 किससे इंडिपेंडेंट होगा, कोई बताओ आप में से। W1 किसके साथ इंडिपेंडेंट है, इस जो मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें? क्या W1 W2 इंडिपेंडेंट है? अगर आप डेफिनेशन देखो, मतलब WT एंड W2T क्या इंडिपेंडेंट होता है? इसके लिए आपको डेफिनेशन देखना पड़ेगा, है ना? तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, बट क्या होगा, आप डेफिनेशन देख लो, इंक्रीमेंट इसका इंडिपेंडेंट है, मतलब ये जो इंक्रीमेंट है वो इंडिपेंडेंट। फॉर मैं ये बोलना चाह रहा हूं दीस टू आर इंडिपेंडेंट, सिंपल, ये इसका लॉजिक है। तो यहाँ क्या है, दिस टू आर नॉट, इसमें से WT घटा दो, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है W2 माइनस W1 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है W1 को, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, these two are independent, है ना? तो इसी का यूज है यहाँ पे, these two are independent।
तो इसके यूज से फाइंड करते हैं क्या करना है, इसका हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ दिस। सो वेरिएंस ऑफ दिस, तो मैं इसको क्लोज मैं इधर करता हूँ ना, क्या हो रहा है ये, अच्छा सॉरी। हाँ सो यहाँ पे क्या है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, तो इसमें क्या होगा, सो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ W1 इंटू W2, ठीक है। सो W1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0 1, ठीक है, ओके। W2 क्या होगा, अभी तो बताया था आपने, क्या होगा W2, नॉर्मल 0 हाँ नॉर्मल 0 2, बट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, है ना, यस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। वजह थिकनेस है, थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं। सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, but you know W1 and W2 minus W1, these are independent, ठीक है, these two are independent। इसको यूज कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, मैं काम कर सकता हूँ इसमें, या तो एक ऐसा करो, इसको पहले ब्रेक कर लो, या तो वेरिएंस के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो क्या होगा, अगर चलो मैं वेरिएंस के फॉर्मूले से इसको ओपन कर दूं, या तो फॉर्मूला पहले लगा लो, या इस पहले इसको उस तरह बना लो, समझ रहे हो क्या कहना है। इंडिपेंडेंट सर बना लेंगे इसको। हाँ, या तो आप ऐसा करोगे, इसको फिर से मान लो, चलो वेरिएंस ऐसे लिखो, इसको ऐसा लिखो W1, और ये जो ब्रैकेट में W2 है, इसमें माइनस करो W1 को और फिर प्लस करो W1 को, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से आप ब्रेक करो इसको, आप खुद सिंप्लीफाई करो, अभी आप इसको ओपन कर लो। सो W1 इंटू इसको एक साथ रखो, W2 माइनस W1 को, और प्लस में क्या हो गया W1 स्क्वायर, चेक करो। अच्छा W2 माइनस W1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल 0 नॉर्मल, ठीक है ना, तो इसको आप ब्रेक करो, इसको करके देखो क्या आता है। सो मैं थोड़ा सा अगर ऐसा कर लूं, इसको वेरिएंस W1 का नाम मैं x1 रख देता हूं और इसका नाम x2 रख देता हूं, ठीक है, तो ये हो गया ऐसा कुछ। मैंने क्या किया है, ये मैंने x1 इसका नाम रखा है, ठीक है, और ये x2 है, ये x1 लिया है मैंने, इसको x2 रख दिया नाम। तो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल 0 1 है, और x2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल 0 1 है, ठीक है। और दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट। क्या आप नहीं निकाल लोगे, आप बाकी कैलकुलेशन करके बताओ मुझे क्या आएगा। अब आप इसको आगे प्रोसीड करें, ये रैंडम वेरिएबल जैसा हो गया ना। अब तो x1 x2 दो इंडिपेंडेंट, IIT नॉर्मल 0 1 है, आपको इसका वेरिएंस निकालना है, ट्राई कीजिए। आएगा सर, करके देखिए सर, बाकी लोग भी करके देखिए, हालांकि आप लोगों ने किए होंगे जिन लोगों ने पहले। सो तो कैसे ओपन करेंगे आप, वेरिएंस ऑफ दिस प्लस वेरिएंस ऑफ दिस, हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ x1 x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 सॉरी x1 स्क्वायर, और आगे ये भी तो आएगा 2 टाइम कोवेरिएंस। हमने कहा x1 x2 इंडिपेंडेंट है, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है, क्या ये x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, क्या x1 इंटू x2 और x1 स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, नहीं तो आपको आगे चेक करना पड़ेगा, है ना, क्या है, मतलब डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली हमारे पास रिजल्ट नहीं है ना, वो अलग बात है। कोवेरिएंस यहाँ 0 आ जाएगा शायद, पता नहीं, देखते हैं करके। सो चेक करो क्या आता है, करके देखते हैं ना, क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, रफली मैंने किया हुआ है, तो देखते हैं करें क्या आता है। सो यहाँ से आपके पास आएगा
x1 x2 कॉमा x1 स्क्वायर, ठीक है। सो हो गया। अब इसका फॉर्मूला लगा लो, तो फॉर्मूला से क्या है, e ऑफ x1 इंटू x2 मतलब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, यही ना, माइनस e ऑफ x1 x2 का होल स्क्वायर। ये हो गया पहला टर्म आपका, राइट, ये फर्स्ट वाला टर्म आ गया, प्लस सेकेंड टर्म है वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा e ऑफ x1 की पावर 4, मैं जस्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है ना, माइनस e ऑफ x1 स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया ये वाला, प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो e ऑफ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x1 क्यूब x2, है ना, क्या होगा e ऑफ x1 ex बाई, और यहाँ पे e ऑफ x1 x2 इंटू e ऑफ x1 स्क्वायर, ठीक है यहां तक। तो अब देखिए सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या है, चूंकि अब हमें पता है कि x1 x2 इंडिपेंडेंट है ना, हमें ये पता है कि x1 x2 इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको अब ब्रेक कर सकते हैं सिंपली। तो ये हो जाएगा e ऑफ जैसे x1 स्क्वायर इंटू e ऑफ x2 स्क्वायर, माइनस यहां भी ओपन कर सकते हो आप e ऑफ x1 e ऑफ x2, और ये टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे ना, क्योंकि पता है x1 x2 दोनों नॉर्मल 0 1 आईडी है, तो मैं नहीं लिखता हूं, हटा देता हूं, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये है कि ये टर्म जीरो हो जाएगी, और कौन से टर्म जीरो हो जाएंगे, यहां देखो आप, यहां ब्रेक करोगे तो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ex1 ex2, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, यहां भी ऐसे होगा, हाँ कोवेरिएंस भी जीरो भी हो जाएगा। हाँ वही मैं कह रहा था, तो जीरो आ जाता है। सो जीरो आ गया, तो ये सब जीरो हो गया, और कोई जीरो होगा तो बाकी बचे लिख लेते हैं बस, तो जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख लेते हैं। सो देखिए आगे बचा प्लस, एक तो ये बचा हमारा, ये मैंने लिख लिया, अब ये है e ऑफ x1 4 और माइनस e ऑफ x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, चेक कीजिएगा कैलकुलेशन, और बाकी तो खत्म ही हो गया ना। तो देख लो हमारे पास फॉर्मूला था ना, तो इसका आंसर क्या आता है, क्योंकि मीन जीरो है तो ये 1 आ जाएगा, दोनों 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस e ऑफ x1 4, तो ये भी आपको पता है 1 इंटू 3, आपको याद होगा ऑड पावर नॉर्मल जीरो में क्या होता है, ऑड पावर जीरो है, और इवन पावर में 1 इंटू 3 इंटू 5 चलता रहता है, जो इवन नंबर उससे एक कम तक, तो 1 इंटू 3, और यहाँ से 1 हो जाएगा, चेक कीजिए कितना आ गया। सो ये आ गया 1 प्लस 3 माइनस 1, तो आंसर इज 3, ठीक है। सही, तो ये डेफिनेशन बेस्ड है एक्चुअली, हाँ इवेंट करके भी कर सकते थे। क्या करके, आप इतना मत खोलते, वो इंडिपेंडेंट जरूरी नहीं था, आप मतलब W1 W2 था तो इसका वेरिएंस का फार्मूला खोल के फिर W1 W2 गिवन W1 का निकाल लेते, तो फिर उससे भी हो सकता। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब अप्रोच और भी हो सकते हैं, मैंने इस तरह सोचा, मतलब जरूरी तो एक ही तरीका है, तो आप इससे बेटर वे में कर सकते हैं, अगर आप खुद से लगाओगे दिमाग था ना, तो यू कैन सॉल्व इन अ बेटर वे, सही बात है। मतलब कई सारे तरीके हो सकते हैं ना, आप अगर ट्राई करो तो इससे भी आसान है ना। स्टैंडर्ड ब्राउनियन मोशन बहुत इजी है, बस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हाँ वही वही नॉर्मल पे बेस्ड है, तो इससे हो गया, ठीक है। सेकेंड है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2 के बाद आई थिंक सीधा 20 है, 2 के बाद जो था वो 20 नंबर है, ठीक है ना। कौन सा आगे, अरे आगे चला गया, ओके। तो आइए ट्राई करते हैं 20 नंबर। तो ये क्या कह रहा है कि xn be a time homogeneous discrete time Markov chain with state space 0 1, है ना, और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको दे रखी है इन्होंने, x नॉट इज इक्वल टू 0 हाफ है, x नॉट इज इक्वल टू 1 ये भी हाफ है, मतलब इनिशियली स्टेट 0 पे है या 1 पे है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दे रखा है आपको, तो 1 से 1 1 से 2 2 से 1, मतलब ये एक दूसरे को कम्प्यूट कर रहा है। सो मतलब ईच स्टेट का पीरियड क्या आएगा, 1 आएगा ना।
सो ए पीरियडिक होगा, ए इरिड्यूसिबल होगा, और क्या है इरिड्यूसिबल पॉसिबल करंट भी है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, कहने मतलब ये हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 2k रेज़ टू पावर 2k एंड k फ्रॉम 1 to 100। सो क्वेश्चन ये है, अगर स्टेट जैसे x0 इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी हाफ है, अगर आपसे पूछा जाए x1 इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप निकाल के देखो। या ऐसा बोल सकते हैं स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होगा और यूनिक होगा, ऐसा कुछ देखो, बताओ कोई रिजल्ट लगा के। यूनिक होगा ना, अगर इंक्रीज होगा तो यूनिक होगा। हाँ, तो क्या आएगा, आप निकाल के बताओ। ये तो b 1 माइनस a और a और b और 1 माइनस b वाला है। हाँ, तो उसे a प्लस b और a अपन a प्लस b हो जाएगा। हाँ, क्या क्या आया, हाफ हाफ आया। सो हाफ हाफ ही रहेगा एक्चुअली, ठीक है ना। डायरेक्ट सर जैसे कह सकते हैं कि टोटल रो 1 है, टोटल कॉलम भी 1 1 है, तो डबल क्या था, डबल मार्क कुछ ऐसा कुछ था। डबल स्टोकास्टिक। तो एक्चुअली में इसका स्टेशनरी फिर 1/2 1/2 1/n 1/n, तो वो वाला भी सही है। सो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, तुम इसका मीन निकालो, किसका मीन पूछा, x2k का, तो x2k और प्रोबेबिलिटी ऑफ x2k। सो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, सपोर्ट या तो 0 या 1 है, यही ना, मतलब ये हमारे पास स्टेट 0 या 1 है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, हाफ हाफ ही आएगी ना। तो अब पुट कर लीजिए, हो गया। तो इसका मीन कितना आ गया इसका, 50 आ जाएगा। हाँ, तो आपका मीन आ गया हाफ, और इसको आप सम कर रहे हो 100 टाइम, तो इनटू 100, तो आंसर सीधा 50 आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई थिंक नेक्स्ट है 36। कौन सा लिखता है, हम्म, 36। चलिए बताइए क्या होगा इसका। ये कह रहा है कि एक्स एंड बी अ टाइम होमोजेनियस डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन विथ आइदर फाइनाइट और काउंटेबल स्टेट स्पेस, ठीक है। सो कह रहा है देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताइए। पहला गलत, एट देयर इज एटलीस्ट वन रिकरेंट स्टेट। क्या कोई भी मार्कोव चेन जिसका फाइनाइट या काउंटेबल स्टेट स्पेस है, उसमें जरूरी है कि हमेशा कम से कम एक रिकरेंट स्टेट होगा ही, ऐसा जरूरी है क्या, हर केस में ऐसा होगा। फर्स्ट स्टेट में बात कर रहा हूं, फर्स्ट में एक ट्रू चुनना है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो एक है ना, इजी लिखा है ना बस, तो एक ही करेक्ट है, तो आप एक चुनो। क्या ऐसा होगा बताओ फर्स्ट में, कि क्या जरूरी है कि हमेशा एक रिकरेंट स्टेट मिलेगा ही, या अगर नहीं है तो काउंटर एग्जांपल ट्राई करो। कोई ऐसा फाइनाइट होती है तो वहां मिलता है रिकरेंट एटलीस्ट वन। फाइनाइट के बारे में नहीं बता, लेकिन फाइनाइट है मिलता है। ओके, तो काउंटेबल है, तो मतलब काउंटेबल में काउंटेबली इनफाइनाइट की बात कर रहा है एक्चुअली, तो अगर वहां पर नहीं मिल सकता, लेकिन अगर फाइनाइट होता तो मिल जाता। हाँ, तो काउंटेबली काउंटेबल है, काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। तो कोई एग्जांपल बताओ आप, ऐसे कैसे फॉल्स हो जाएगा, कोई एग्जांपल ट्राई करके देखो, हालांकि आप बना सकते थे, मुश्किल नहीं है ना। सो अगर मैं देखूं, तो 36 है ना ये, जैसे कोई स्टेटमेंट आप गलत बोलते हो तो कोई काउंटर एग्जांपल होने चाहिए ना, ताकि आप एटलीस्ट श्योर रहो, कई बार गेस है ना कर लेते हैं। एनीवे, तो जैसे आप बना सकते हो, एग्जांपल है मेरे पास, सो एक्शन इज टाइमलेस। तो अगर मैं बनाऊं, इसके बारे में सोचो, जैसे आप लोगों ने कहा ही है, इसको क्या होगा, सो ये आपका क्वेश्चन है ना, तो हमने 20 तो कुछ नहीं था, 20 बस 100 इंटू 1/2 है ना, ये तो 50 हो गया था। अभी हम देख रहे हैं 36। सो जो 36 है, इसमें पहला ऑप्शन था, तो मान लो अगर स्टेट स्पेस तुम्हारा है 0 1 2 3 डॉट डॉट दिस,
ठीक है, काउंटेबल इनफाइनाइट लिया। और अगर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हो, अज्यूम करो कि लेट्स से खुद पे हाफ और नेक्स्ट जो नेक्स्ट इसका स्टेट स्पेस है उस पे जाने का, नेक्स्ट स्टेट पे जाने का हाफ है, बाकी जीरो है आगे, इस तरह से है। फिर ऐसे ही जीरो खुद पे है ना हाफ और नेक्स्ट पे जाने का हाफ, बाकी जीरो ले लो। सेम प्रोसेस है ना, सेम आप कंटिन्यू करो, जीरो जीरो हाफ हाफ बाकी फिर जीरो, ऐसे चलता रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू करो आप। अब आप इसमें चेक करो कि क्या कोई स्टेट रिकरेंट है इसमें। आप सिंपली देख सकते हो ना, क्योंकि वापस नहीं आ रहा एक्चुअली, सिर्फ खुद पे आ रहा है या फिर नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा है, वापस नहीं आ रहा ना। किसी भी स्टेट पे यू कैन नॉट कम बैक टू द सेम स्टेट वंस यू लीव दैट स्टेट। हाँ या ना भाई, देखो ये कोई स्पेशल मार्कअप है मेरा नाम नहीं आ हाँ 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 हाँ, है ना। एनीवे मतलब ठीक है ना, दिस इज वन ऑफ, मतलब अगर गलत प्रूफ करना तो ये एग्जांपल काफी है, तो ये बना लो। हाँ ये सर स्टैंडर्ड है ये नाम तो मुझे भी याद नहीं अभी, ये स्टैंडर्ड है ये। सो नेक्स्ट होगा, सो सेकंड ऑप्शन क्या है। अब सेकंड ऑप्शन देखो, if there is an observing state then there exists at least one stationary distribution, at least one state है ना, मतलब एक भी मिल गया तो काफी ओके है। सो अगर कोई ऐसा आप कंस्ट्रक्ट करो है ना जिसमें ऑब्जर्विंग स्टेट है, तो क्या उसमें कम से कम एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हालांकि रिजल्ट ये है, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही वाला एग्जांपल को रेस्ट्रिक्ट कर लूं, जो भी बनाया था मैंने, इसी को मैं रेस्ट्रिक्ट कर लूं दो के लिए, स्टेट स्पेस 2 के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं बी के लिए, आप सोचो अगर मैं स्टेट स्पेस 0 1 लूं, है ना, और मैं पी लेता हूं हाफ नहीं, क्योंकि तो इसका अगर मैं 1 0 और हाफ हाफ ले लूं, सोचो इसके बारे में, इसमें क्या कोई ऑब्जर्विंग है 1 2, सो 1 1 पे ही है विद प्रोबेबिलिटी 1, और 1 2 पे नहीं जा रहा, 2 1 पे आ रहा है विद प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड 2 2 पे है विद प्रोबेबिलिटी हाफ। सो इसमें कौन सा स्टेट ऑब्जर्विंग है। ऑप्शन ए हाँ ये 1 1। अच्छा एक मिनट, मैं वैसे लिखा हूँ तो 1, यहाँ मैं 0 1 लिख रहा हूँ, यहाँ 1 लिख रहा हूँ, एक मिनट मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूँ, या तो मैं इसको 0 1 करूँ या इसको 1 2 कर दूँ, ठीक है ना, तो 1 2 कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से अब चेक करो इसमें क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है इसके लिए। ये स्टेटमेंट था इसके लिए ट्रू है या फॉल्स है। वन इज ऑब्जर्विंग स्टेट एंड इसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। आई थिंक चेक करो, एक्चुअली ये थ्योरम, एक्चुअली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये थ्योरम एक्चुअली है, मैं जैसे एग्जांपल स्टेटमेंट लिखूंगा अभी मैं, उसको सपोर्ट करेगा ये। होता क्या है कि बताओ पहले इसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये बताओ पहले, वही उसी रूल से निकाल लो, a1 माइनस a और b1 माइनस b वाले से। क्या हो गया, ये 1 माइनस a b 1 माइनस b, सो a आपका है, जीरो ही आ जाएगा। हाँ बताओ क्या आएगा, 1 0 आ गया, ठीक है ना। सो 1 0 आ गया, एक्चुअली ये रिजल्ट है, मैं थोड़ा स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि मान लो तुम्हारे पास कोई स्टेट स्पेस है, फॉर एग्जांपल यही ले लो, इसमें अगर मान लो 1 2 मैंने फाइनाइट लिखा है, तुम काउंटेबली इनफाइनाइट भी कर दो, इसके इसमें क्या होगा, रिजल्ट ये है कि अगर मान लो सपोज कोई एक स्टेट, मतलब एक स्टेट मान लो स्टेट 1 जो है इज ऑब्जर्विंग स्टेट, ठीक है। सो क्या बोल रहा है देन, उस केस में जो तुम्हारा होगा, जो पाई 1 होगा, दिस इज ऑलवेज 1 एंड पाई I इज 0 फॉर ऑल I डिफरेंट देन 1। ये स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, अगर कोई ऑब्जर्विंग स्टेट है तो।
तो ये केस ट्रू होगा। तो एक्चुअली बी स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सारे जीरो होंगे। अगर हमारे मार्कआउट चेन दिया है और हमने देख लिया कोई स्टेट ऑब्जर्विंग है तो उसमें स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन निकालना तो बहुत इजी हो गया। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज पाई, इनफैक्ट जो थ्योरम है उसमें ये है, आई के लिए बोल रहा हूँ कि पाई आई इज 1 एंड पाई जे इज 0 फॉर ऑल जे डिफरेंट देन आई। मतलब एग्जांपल के लिए 1 लिख दिया। हाँ ये स्टेटमेंट आप स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हो बुक में। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज, मतलब बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, होगा हाँ ना, हाँ। If all the states are positive recurrent, then there exists a unique stationary distribution. ठीक है ना? If all the states are positive recurrent, then there exists a unique stationary distribution. क्या ये ट्रू? अब ट्रू तो नहीं होगा क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो फॉल्स ही है। तो इसका एग्जांपल कोई ढूंढ के बताओ, या ऐसे कैसे। एक थ्योरम यहाँ पे भी है, थ्योरम क्या बोलता है कि पॉजिटिव रिकरेंट के साथ साथ इरिड्यूसिबल होगा तब ऐसा हो जाएगा। If it is positive recurrent and irreducible, then it has unique stationary distribution. मतलब irreducible imply करता है ना positive recurrent को, आप तो शायद स्टेटमेंट जानते होंगे। irreducible imply positive recurrent, right? हाँ या ना? यस, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है एक्चुअली। तो पॉजिटिव रिकरेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर इरिड्यूसिबल, बट इरिड्यूसिबल इज सफिशिएंट फॉर पॉजिटिव रिकरेंट। तो यहाँ पे क्या है, मतलब वो स्ट्रॉन्गर कंडीशन एक्चुअली। तो अगर ये इरिड्यूसिबल होता तो आप लोग जानते हो यूनिक स्टेटमेंट, हमने ये पहले भी यूज किया है पिछले पेपर में ये स्टेटमेंट, बट यहाँ पॉजिटिव रिकरेंट है, इसीलिए इसमें एक ऐसा तुम ढूंढ लोगे एग्जांपल जो पॉजिटिव रिकरेंट होगा बट इरिड्यूसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए वहां पे यूनिक नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इरिड्यूसिबल है तो पॉजिटिव रिकरेंट होगा, पॉजिटिव रिकरेंट जरूरी नहीं इरिड्यूसिबल होगा। तो उस केस में एक ऐसा एग्जांपल मिलेगा ना उसके, जो मैं कह कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो वो वाला एग्जांपल यहाँ पे इस स्टेटमेंट को रॉन्ग बना देगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूं, आई थिंक एग्जांपल है, पर यहाँ प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क। चेक करो क्या ये लास्ट वाला एग्जांपल वर्क करेगा। सो सी लास्ट एग्जांपल वर्क करेगा यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल। बट ये, हाँ ये इरिड्यूसिबल नहीं है ना? क्या ये इरिड्यूसिबल है जो हमने बनाया हुआ है? नहीं कम्युनिकेट कहाँ कर रहे हैं सर? है ना? नहीं है ना? वही पूछ रहा हूँ, नहीं है ना? ओके, अब क्या पॉजिटिव रिकरेंट है? कैसे चेक करोगे? तो आपको यहाँ प्रूफ करना होगा, दिस एग्जांपल विल वर्क एक्चुअली। तो ये एग्जांपल सी के लिए वर्क करेगा, ये काउंटर एग्जांपल है सेम। और आपको यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा कि दिस मार्कोव चेन इज पॉजिटिव रिकरेंट, ये था ना स्टेटमेंट, एंड मुझे दिखाना पड़ेगा कि ओ, तो हमने स्टेशनरी निकाले ना यहाँ पे, तो अरे यूनिक नहीं है एक्चुअली। अच्छा मैंने जो केस लिया है वो शायद यूनिक उसमें हो गया, बट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक, बट यूनिक इज नॉट गारंटीड एक्चुअली। यहाँ पे ये है कि यूनिक जरूरी नहीं है ना, देयर मे बी इनफिनिटली मेनी। सो यूनिक पीरियोडिक की बात तो करनी चाहिए यहाँ पे, मतलब ऑल पॉजिटिव रिकरेंट प्लस अपीरियोडिक, देन तभी तो कह सकते हैं कि यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ पोस्ट, मतलब वो था ना इरिड्यूसिबल, वो आप शायद कहना चाह रहे हो, इरिड्यूसिबल पॉजिटिव रिकरेंट एंड अपीरियोडिक। हाँ तो इसीलिए वो उसने कुछ कंडीशन हटा दी, इसलिए स्टेटमेंट गलत है एक्चुअली। वो जो आप बोल रहे हो थ्योरम है ना, इरिड्यूसिबल पॉजिटिव रिकरेंट एंड अपीरियोडिक है, सो देन इट विल हैव यूनिक स्टैंडर्ड, तो उसने वो कंडीशंस हटा दी हैं, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो उसमें कुछ जो और नेसेसरी कंडीशंस है उसको इसने हटा दिए हैं। मतलब जो और भी कंडीशन रिक्वायर्ड, इसलिए ऑप्शन गलत है, आप चेक करना। फिर डी क्या है, डी गलत क्यों है कि एक्सएन इज इरिड्यूसिबल, आपको बता दिया इरिड्यूसिबल है, और स्टेट स्पेस भी दे दिया 1 2 है,
ओके, और पाई 1 पाई 2 क्या है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, ये सब गिवन है आपको कि xn जो है इरिड्यूसिबल है, स्टेट स्पेस 1 2 है, और पाई 1 पाई 2 स्टेशनरी है। तो आपसे पूछ रहा है कि अच्छा देन क्या लिमिट xn इज इक्वल टू आई गिवन x नॉट इज i इज इक्वल टू पाई i होगा। सो क्या ये अपीरियोडिक है, चेक करो। सो डी को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ये एग्जांपल ले अपने इसको हाँ एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं हम लोग। ai इक्वल टू अगर 2 आ गया तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। चलिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक, p ले लेते हैं 0 1 1 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 स्टेट स्पेस 1 2 था ना, तो 1 से 2 में जा सकता है, 2 से 1 में आ सकता है, ये है ना। तो ईच स्टेट का पीरियड क्या है यहाँ पे, 2 होगा ना। 2 है, राइट, ओके 2 है ना। तो मिनिमम 2 होगा, 2 का ही मल्टीपल होगा तो जीसीडी 2 आ जाएगा। सो ईच स्टेट का पीरियड 2 आ गया। अगर आपसे पूछा जाए तो हमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी xn इज इक्वल टू आई गिवन x नॉट इज इक्वल टू i, है ना, यही ना। मतलब ये पूछना चाह रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी p i i n, फाइन, कि initially it was on state I, after n step it is on state I, so n टेंड्स टू इंफिनिटी है। so what is this probability, तो इस केस में क्या आंसर आएगा, इसे बताओ फिगर से या पी से। तो इसमें सर हमने ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था, उसमें क्योंकि पीरियोडिक थी तो वो पीरियोडिक में जितनी मतलब पीरियोडिक में 2 di इक्वल टू 2 आया था उसमें, तो d into pi i, अब ये कहना चाहते हो, हाँ दिख नहीं रहा। अच्छा ये यहाँ दिख क्यों नहीं रहा है, अच्छा वो उधर काट लिया ना कैमरा, नहीं दिख रहा दिख रहा, हाँ ओके ओके। सो मैं ये कह रहा हूँ कि d into pi i ये होता है, d क्या है, पीरियड है एक्चुअली, है ना, जो पीरियड इसका है वो है, तो यहाँ पीरियड कितना है 2 है। पाई आई क्या है, जो इसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेशनरी क्या आएगा बताइए यहाँ से, उसी फॉर्मूले से स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, हाफ हाफ आएगा, ओके। तो इसका एक्चुअली ये डी, बस यही लॉजिक है, यही आपसे प्रूव करना चाह रहा है। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर से स्टेटमेंट था थ्योरम का, या डी पाई डी उसने हटा दिया है, तो आपको देखना है वो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ध्यान से देखो, ऑप्शन में डी की जगह क्या उसने रखा है, ऑप्शन में डी की जगह क्या है, वन है, वन है ना, वन है, पर आपको ध्यान रखना है कि वन नहीं है उसका, 1 and 2 मतलब, अच्छा मैंने तो एक जस्ट एक कंडीशन लिया वहां पे ना, अच्छा इरिड्यूसिबल है ना हमारा, हमने जो एग्जांपल लिया वो इरिड्यूसिबल है, फाइन, हमने कहा था इरिड्यूसिबल होना चाहिए, स्टेट में से 1 2 है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, तो हमने जो एग्जांपल बनाए हैं इसके सपोर्ट में, तो ये चेक कीजिए, इरिड्यूसिबल है, स्टेट स्पेस 1 2 है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन ये है पाई 1 पाई 2, तो जो आंसर होगा, ये थ्योरम होता है, मतलब ये सारे एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे आप एंट्रेंस है ना, तो थ्योरम्स के स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए, मतलब चाहे जैम के हो या गेट के हो, हमें तो ये ना स्टेटमेंट याद रहे, क्योंकि एमएससी में आप क्या करते हो, प्रूव करते हो उसको या इस तरह, यहाँ तो याद होने चाहिए ताकि यूज कर सकते डायरेक्टली। तो स्टेटमेंट आप देखेंगे डी टाइम पाई आई है इसका आंसर, तो डी क्या है, इस स्टेट का पीरियड है, पीरियड यहाँ क्या है 2 है, तो 2 टाइम पाई आई होगा, नॉट 1 टाइम, तो ऑप्शन में इसको हटा के 1 कर दिया, वही आपको देखना है ध्यान से, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन इज रॉन्ग। बाकी और किसी का कुछ कमेंट हो तो बता सकते हो आप, अगर आपको दूसरा अप्रोच हो या कुछ बेटर सोच रहे हो आप। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, ट्राई कीजिए। 37 कह रहा है कि लेट कस्टमर्स अराइव एट अ डिपार्टमेंटल स्टोर अकॉर्डिंग टू अ पॉइसन प्रोसेस विथ रेट 10, तो जो कस्टमर्स हैं, है ना, कस्टमर्स अराइव एट द रेट ऑफ 10। अब फर्दर सपोज दैट ईच अराइविंग कस्टमर इज आइदर अ मेल और अ फीमेल विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी हाफ, ठीक है,
independent of all other arrivals. Let NT denote the total number of customers who have arrived by time t. NT हम जानते हैं नोटेशन. Then which of the following statement is not true? अच्छा, अब आपसे पूछना not true. एक ही स्टेटमेंट होगा जो not true होगा. तीन not true in the sense कि इनमें से एक स्टेटमेंट होगा जो false होगा, बाकी तीन स्टेटमेंट true होगा. ये है फिर मतलब. तो कौन सा स्टेटमेंट not true है ये देखना है. तो यहाँ empty एक नोटेशन यूज किया है, नंबर ऑफ मेल कस्टमर्स. मैं FT यूज करूंगा आगे, नंबर ऑफ फीमेल कस्टमर्स. कहाँ है यहाँ पे ना फीमेल कस्टमर्स. यस, सो FT फॉर फीमेल कस्टमर्स यूज करते हैं. मान लो S2 डिनोट. तो ट्राई कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, मतलब पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं. हेलो जी 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 बोलिए. ऑप्शन ए में मैंने कर दिया था, मतलब ए और सी और डी सही है तो बी ही गलत है, ऐसा मैंने किया था, पर बी ट्रू क्यों नहीं है ये मैं प्रूव नहीं कर पाया. चलिए ट्राई करते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन. तो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. सो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन नंबर है 37. ओके, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है. हमने ये एक बार पहले भी आपको बताया था. देखो यहाँ पे ये था कि S2 क्या है. S2 डिनोट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ सेकेंड फीमेल कस्टमर. पहले तो ये बताओ, देखो कस्टमर अराइवल रेट है 10. सो फीमेल कस्टमर अराइवल रेट क्या होगा? 5. सेम थिंग फॉर मेल कस्टमर आएगा ना. सो एनी कस्टमर अराइवल रेट है 10, मेल कस्टमर अराइवल रेट होगा 5, फीमेल कस्टमर अराइवल रेट होगा 5. ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है S2 डिनोट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द सेकंड फीमेल कस्टमर. तो आपको अगर याद हो, सो हमने लास्ट टाइम एक थ्योरी जब मैं थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, उस थ्योरी में ये बताए थे कि जैसे क्या होता है, x1 is the inter-arrival time of first customer, x2 is inter-arrival time of second customer, this is t1, this is t2. t2 क्या है, t1 क्या है, time of arrival of first customer, t2 is time of arrival second. तो मैं फीमेल के लिए बात कर रहा हूँ तत्काल. फर्स्ट ऑप्शन में फीमेल है ना, तो उसके लिए बात कर रहा हूँ. सो ये 0 ले लो. सो यहाँ पे t2 क्या होता है, you all know. क्या लिखता हूँ, x1 x2 पर टर्म में क्या मतलब है t2 का? राइट, x1 प्लस x2 आपका है. और x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इंटर-अराइवल टाइम क्या होता है? एक्सपोनेंशियल लैम्डा. तो यहाँ एक्सपोनेंशियल 5 है. सो रेट 5 है तो मीन 1/5 होगा, है ना. ex1 is 1/5, ex2 is 1/5. ओके, फीमेल रेट जो है कस्टमर का, वो दैट इज फीमेल कस्टमर रेट इज वो 5. सो मीन ये हो गया. ओके, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा जी? तो ये आपका आएगा गामा 2,5. चलिए, तो अब यही S2 है जो नोटेशन क्वेश्चन में यूज किया, वो S2 है. मैंने जो T2 लिखा है वहां पे वो S2 है. तो अब नहीं निकाल लेंगे आप, आपको S2 का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया. S2 का डिस्ट्रीब्यूशन है गामा 2,5. तो आप निकालिए लेस देन इक्वल टू 1, और सॉल्व भी नहीं करना है आपको, है ना. तो चेक कीजिए क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा. आई थिंक यही आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, है ना. तो मैं चेक करते हैं. गामा में वो होता है 0 टू इंफिनिटी होता है, तो यहाँ 0 to 1 क्यों हुआ? हाँ 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 हाँ, यहाँ पे हो यार, यू राइट. हाँ हाँ ठीक है ना. ये S2 1 तक ही जाना, मतलब लाइक रैंडम वेरिएबल जो है S2 उसकी वैल्यू 0 to 1 होगी. ठीक है, तो अब कुछ नहीं है, मतलब अब हो ही गया. आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन S2 का हो गया गामा 2,5. तो गामा 2,5 का PDF लिख लीजिए आप, और उसको 0 से 1 में इंटीग्रेट कीजिए, बिकॉज 1 तक जाना है मुझे, है ना. तो यहाँ पे जस्ट अगर मैं T2 का PDF लिखता तो हो गया, मतलब समझ रहे हो ना आप. T2 लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 से स्टार्ट है, तो 0 से 1. अब PDF ऑफ T2 या S2 जो क्वेश्चन में है, T dt या SD, इस बात वही है. और PDF क्या होगा, अगर गामा इसका लिखता हूं तो, है ना, गामा 2,5 कितना होता है 1 अपॉन गामा 2. ठीक है ना. सो गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस बीटा t. हो गया. तो यही ऑप्शन में है, चेक कीजिए. दिस इज FT, T2 का डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना. तो हो गया, ये ऑप्शन A ट्रू हो गया.
सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, यही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। बी पे आते हैं। बी कह रहा है इफ एम्प्टी डिनोट्स द नंबर ऑफ मेल कस्टमर्स हु हैव अराइव्ड बाय टाइम टी। ओके, सो फिर से वही मेल कस्टमर अराइवल रेट है 5। अब एम्प्टी का टाइम, तो इसका क्या होगा, एम्प्टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? पॉइसन 5। राइट, तो जो एम्प्टी आपका होगा नंबर ऑफ मेल कस्टमर अराइव्ड बाय टाइम टी, सो पॉइसन 5t है ना, ये रेट यहाँ है ना जो रेट है। अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा लेंगे हम लोग। अब आपको क्या करना है, देखो अब करो सॉल्व। आपको एम्प्टी का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो क्या ए गिवन बी तो है, डिस्क्रीट ही तो है पॉइसन। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। बट यहां ध्यान रखना फिर से इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट यूज होगा। जब m 1/3 आप ले रहे हैं, इसका मतलब है पहले 1/3 मिनट में, मतलब लाइक टाइम में 0 to 1/3 टाइम तक नो कस्टमर अराइव्ड, एंड 1/3 से 1 में कितने कस्टमर आए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बोल रहा है कि फर्स्ट 1/3 यूनिट ऑफ टाइम में नो कस्टमर अराइव्ड, एम्प्टी इज द नंबर ऑफ कस्टमर अराइव्ड बाय टाइम t। सो पहले 0 से 1/3 टाइम तक कोई कस्टमर नहीं आया, और एम्प्टी इज 1, तो t यहाँ 1 है, और 1 मिनट जब हुआ तो एक कस्टमर था, तो इसका मतलब है कि वो कस्टमर किस टाइम में आया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 - 2/3। ठीक है ना, हाँ एग्जैक्टली, 2/3। हाँ उस तरह से ही आ जाएगा, मतलब जैसे भी आप सॉल्व कर लो। सो अब कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे मान लो हमने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी m 1/3 is 0 given that m1 is 1, तो आप जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि m 1/3 is 0 इंटरसेक्शन m1 is 1, अच्छा, सो अपॉन प्रोबेबिलिटी m1 is 1, तो डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में जस्ट हो जाएगा एम्प्टी इज पॉइसन 5 into 1, तो पॉइसन 5, सो e की पावर -5, 5 की पावर 1 upon 1 फैक्टोरियल बाय दिस। न्यूमरेटर में समझो, आप न्यूमरेटर में क्या है 0 to 1 है, तो 1/3 यहाँ है, तो नंबर कस्टमर अराइव इज 0 एंड देन 0 to 1 1 है। सो व्हाट विल आई राइट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, m पहले इसका लिख देता हूं मैं, m 1/3 0, सो मैं पूरा डायरेक्टली ही कर रहा हूँ, साइज डायरेक्टली किया होगा, तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारे पास कि e की पावर माइनस लैम्डा t 1/3 है यहाँ पे, सो लैम्डा इज 5, ठीक है, e की पावर -5/3। ठीक है, -5/3, और बाकी तो 0 पावर 0/0 फैक्टोरियल आप लिखो ना लिखो क्या, ठीक है ना, तो इसको आप छोड़ दो। अब क्या हो रहा है यहां से यहां तक, तो ये फिर से आपको पता है कि इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट होता है जी, ठीक है ना, सो इसका इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट है, तो यू कैन 0 to, ये टाइम हो गया 1 कितना हो गया 1/3 आउट हुआ ना, तो 2/3, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल है 0 से 2/3 का, इनिशियली 0 से 1/3 वाला था, सो इनमें 0 कस्टमर आया, देन 1 कस्टमर आई, हियर ये बात कर रहा हूं मैं। सो नेक्स्ट टाइम इंटरवल जो है 1/3 से 1, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 0 to 1/3, ठीक है, इंक्रीमेंट इंडिपेंडेंट है, तो टाइम 0 to, तो यहां से हो जाएगा 2/3। सो कितना टाइम हुआ यहाँ पे, अब ये कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि m 1/3 is 0 and m 2/3 is 1, ये मतलब है, और ये दोनों अब इंडिपेंडेंट हो गया, ये कहने का मतलब है, सो ये दोनों अब इंडिपेंडेंट हो गया। सो इंक्रीमेंट को हमने इंडिपेंडेंट कर दिया, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, m 1/3 एंड m1 आर नॉट इंडिपेंडेंट, बट अब हमने इंडिपेंडेंट कर दिया उसको, 1/3 टाइम आउट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम इंटरवल जो है वो इंडिपेंडेंट है। सो ठीक है ना, तो यहां से आपका आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा t, तो अब t है 2/3, अब टाइम इंटरवल हाँ जी, देखिए टाइम ये क्या बोला, इसका इंटरप्रिटेशन समझ आ रहा है आपको इसका, इसका 0 to 1/3 टाइम में 0 कस्टमर अराइव्ड, और ये बोल रहा है कि 1 मिनट तक 0 to 1 कस्टमर अराइव्ड, मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो यहां समझिए, जैसे you started at 0, here is 1/3 and here is 1, ठीक है,
सो दिस एंड दिस टाइम इंटरवल आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, बट एक आपका इंटरवल ये है और एक आपका इंटरवल ये है ना अभी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस टाइम इंटरवल में कितने कस्टमर आए हैं, इसमें 0 आया और इसमें कितने आए 1 ना, क्योंकि टोटल तो 1 ही आया, 0 से 1 में बोल रहा है, और ये खुद ही कह रहा है कि 0 से 1 तक एक कस्टमर आया, ये गिवन है। और फिर पूछ रहा है कि 0 से 1/3 में 0 आया इस टाइम। इसका मतलब क्या है, इसमें जब 0 आया होगा इंटरसेक्शन लेना है मुझे, तो जब इसमें 0 कस्टमर आया तो वो एक कस्टमर कहाँ आया, इस इंटरवल में, और ये इंटरवल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ आप टाइम 0 से स्टार्ट करोगे, तो व्हेन यू विल स्टार्ट द टाइम, तो अब आप टाइम यहाँ फिर 0 से स्टार्ट करोगे, तो 0 से ये कहाँ तक जाएगा ये वाला, जब आप 0 से स्टार्ट करोगे यहाँ, हाँ तो वही किया हमने 0 से 2/3, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये 2/3 जो लिखा हमने, ये जो इसको 2/3 लिखा है वही है वो। अब यहाँ पे क्या e की पावर t आपका 2/3 हो गया, और t 2/3 है और लैम्डा 5 है, सो हो गया हमारे पास e की पावर माइनस लैम्डा t, तो कितना हो गया 2/3 है तो 10/3, फिर 10/3 की पावर 1/1 फैक्टोरियल। अब आप सिंप्लीफाई कीजिए इसको, क्या आता है 10/3, ठीक है ना। तो ये आपका आई थिंक कितना आ रहा है 2/3 आएगा शायद, कितना आ रहा है 10/3 यार। चेक कीजिए बाकी लोग, शायद मेरा आया था, मैं चेक कर लेता हूँ तो मैंने किया था। अच्छा इधर मतलब e की पावर -5/10/3 आएगा। 10/3 हाँ, हो सकता है मैंने गलती किया हो, फिर चेक कर लीजिए। मतलब मैंने देखा नहीं, मुझे लग रहा शायद ये आया था, पता नहीं। तो आंसर में क्या है 1/3 है। हाँ, तो यहाँ 1/3 है, तो मतलब गलत हो गया ना। अच्छा एक चीज समझ रही है कि जैसे मतलब पॉइसन T2 और माइनस पॉइसन T1, पॉइसन T2 माइनस T1 लैम्डा T2 माइनस T1 को नहीं फॉलो करता। नहीं, उसमें तो आप 0 से स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट 0 टू लाइक T1 से T1 प्लस T2 विल फॉलो 0 से T2 वाला ही होगा, दे आर इक्विवेलेंट। जैसे M1 आपने M1 इक्वल टू 1 किया है, दोनों तरफ में माइनस का M1/3 और फिर उसकी वैल्यू माइनस कर दूं, ठीक है। हाँ तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा M2/3 इक्वल टू 1। हाँ, वही किया था मैं, वही एक्चुअली इनडायरेक्टली। तो मेरे कहने का मतलब इन जनरल पॉइसन T2 माइनस पॉइसन T1, अच्छा सॉरी पॉइसन है T2 माइनस T1, पॉइसन लैम्डा T2 माइनस T1 को फॉलो करता है क्या? एंड T2 माइनस, ये बोल रहे हो आप, अच्छा दिस फॉलो पॉइसन लैम्डा T2 माइनस T1 को फॉलो करता है क्या ये? नहीं, आई थिंक इट विल नॉट। सो आप प्रूफ करके चेक कर सकते हो, इसका प्रूफ एक बार चेक कर सकते हो आप। ठीक है। हाँ, एक बार चेक ना, ये जो होगा दिस विल फॉलो समथिंग लाइक, जो डिफरेंस होगा ना उस तरह से। एक बार प्रूफ चेक करना इसका, कभी प्रूफ भी करना ही चाहता, बट यू चेक इट, है ना, एक बार देखना बुक में। सर इसका 10/3 आएगा या 2/3 आएगा? अब चेक करो क्या है आपका 2/3 है, नीचे 5 है ना सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, नीचे 5 भी तो वही ध्यान दीजिए शायद, मेरा भी वही आ रहा है, मुझे यहाँ याद आ रहा है शायद, मुझे भी देख नहीं पा रहा हूँ कहाँ सॉल्व किया है, बट शायद मुझे याद आ रहा है मैंने 2/3 आया हुआ है, हाँ 5 है तो 2/3 है ना। हाँ वही शायद, 5 है तो 2/3 है, नीचे 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने रफली किया हुआ ना, इसलिए मुझे खुद देखने का कहाँ है। सो ओके, सो ये है मतलब 2/3 आएगा ना, वही मुझे थोड़ा याद आ रहा था कि 2/3 आया था। सो ठीक है, वो यहाँ 5 भी तो है ना, यहाँ 5 एक 5 यहाँ भी है। सो मतलब ये है कि आपका ऑप्शन बी ही गलत है, गलत ही चुनना था, तो ऑप्शन बी ही गलत है। तो बाकी एग्जाम में जरूरत नहीं चेक करने की, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं तो एक बार सीखने के लिए करके देख लेते हैं। सो नेक्स्ट सी ऑप्शन जो है कह रहे मीन ऑफ एनटी स्क्वायर इज दिस। सो एनटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है, पॉइजन 10t है ना, एनटी इज पॉइजन 10t। सो अब हो जाएगा, इजी है ना, ये तो सिंपल है कि मुझे पता है पॉइजन है, उसका मीन पता है, वेरिएंस पता है। तो ये तो ट्रू भी है। हाँ ट्रू है, तो डायरेक्टली दिख रहा होगा आपको कि वेरिएंस ऑफ एनटी प्लस मीन ऑफ, ए और सी और डी ट्रू थे, इसीलिए मैंने इन्हें एलिमिनेट करके बी को। हाँ एग्जाम में ऐसे ही करना चाहिए, एग्जाम अगर आपको दिख रहा है तो यू कैन डायरेक्टली कुछ, क्योंकि प्रूफ क्यों करना, हमें टाइम कम टाइम में करेक्ट आंसर निकालना। सो ये फिर यहाँ पे वही जो हमने अभी पहला क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगाया वो यहाँ लगाएंगे फिर से, तो करके देख लेते हैं, जो आपको क्वेश्चन था शायद यहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है ना।
अभी ये करके देखते हैं। इस पे पहला कॉन्सेप्ट क्यों लगा रहे? कोवेरिएंस सीधे सीधे निकाल लीजिए ना, 10 1 20। पहला नहीं, मतलब पहले क्वेश्चन वाला। अच्छा वो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था। हाँ ठीक है, वैसे भी कर लो, ये डायरेक्टली कोवेरिएंस से कर लो। हाँ कोवेरिएंस से पता ही आप लोगों कोवेरिएंस को। इजी हो जाएगा ना, उससे आपका प्रोसेस लंबा पड़ जाएगा। हाँ तो कोवेरिएंस से बताइए क्या आएगा। कोवेरिएंस में क्या आएगा? लैम्डा मिनिमम ऑफ T1 T2। हाँ देन वो हो जाएगा पहले 10, मतलब कोवेरिएंस 10T आ जाएगा, और वो ये ट्रू है। हाँ ट्रू है वो, सही मैंने किया था, ट्रू है। कोवेरिएंस से एक्चुअली में एंटी और एन2टी को मैं दो वेरिएबल में एक्स और वाई मान लूंगा, तो हाँ उनके बीच कोवेरिएंस होता है लैम्डा मिनिमम ऑफ दिस T1 और T2 का। राइट राइट, हाँ लास्ट टाइम किया था हमने यूज। हाँ जैसे भी कर लो तुम, हो सकता है और अप्रोच हो। कि मैंने जो किया है, मैंने इस तरीके से किया डिफरेंस लेके। सो लाइक मैं जो सॉल्व कर रहा था तो इसमें क्या है कि बी तो ऐसे बहुत इजी था, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो खुद आप कर दो, बहुत फॉर्मूला बेस्ड है। जो डी में जो पूछा गया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एन टी और एन टू टी, है ना, यही है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जस्ट जैसे पहला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही, है ना। कि बाकी दूसरा अप्रोच भी है, वो भी आप शायद सही कर रहे होगे। तो चूंकि मैंने उससे किया नहीं तो मैं करके ट्राई करूंगा बाद में, है ना। सो यहाँ इस तरह कर लो। और अगेन वी नो दैट अगेन जो पॉइजन प्रोसेस है इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट, तो वो यूज कर लो। सो ये हो गया आपके पास, ब्रैकेट एक्स्ट्रा कर लगा। सो अब ठीक है ना, इसको अब क्या है ये वाला, अभी वाले जो क्या करो तुम यहाँ से इसको एक साथ रखो, है ना। तो ये इससे इंडिपेंडेंट होगा, यही ना। सो 0 t 2t, है ना। सो यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास ठीक है। इसको ब्रेक कर लो अब जस्ट जैसे पहले क्वेश्चन के बिल्कुल वैसे ही। सो e ऑफ n2 n सॉरी nt n2t माइनस nt प्लस e ऑफ होल स्क्वायर, ऊपर कर दिया मैंने जस्ट। अब आपको पता है कि इंडिपेंडेंट है, इसका प्रोडक्ट अलग, इसका ना, एक मिनट, हाँ अलग अलग कर दिया मैंने क्योंकि दिस एंड दिस आर इंडिपेंडेंट। सो मैंने प्रोडक्ट इनका अलग कर दिया। अभी ध्यान रखना ऐसा प्रोडक्ट, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे भी हो रहा है, तो इसका प्रोडक्ट वहां गया इस तरह से। अब ये प्रोडक्ट कर लो तो एन का मीन कितना है 10t, और इसका सॉल्व करोगे सो कितना आएगा e ऑफ n2t, बताओ। तो n2t माइनस, अच्छा तो व्हाट यू आर सेइंग, एक मिनट, आई थिंक वो ट्रू होगा nt2, इसका क्या रहता है ना। सो दिस विल फॉलो पॉइसन, यू वांट टू से लैम्डा t2 माइनस t1, ये कहना चाह रहे थे ना। हाँ एक्चुअली में जैसे नॉर्मल के केस में फॉलो करता है ws माइनस ws नॉर्मल t s माइनस t को, तो पॉइसन के केस में फॉलो करता है, यानी कि ये हाँ हाँ ये आई थिंक है रिजल्ट, मुझे पता लग रहा है कि t2 माइनस t1। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यूज करो इसको, क्या आएगा। सो ये तो चलो लास्ट ऑप्शन ही था, ये वाला तो पिछला ऑप्शन ही था, 100t स्क्वायर प्लस 10t, ये लास्ट ऑप्शन जो था वही है। अब यहाँ पे इसका क्या आएगा, मतलब अलग अलग भी कर सकते हो तुम, 20t माइनस, मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो 20t माइनस 10t फाइनली आ गया 100t स्क्वायर प्लस, आपने भी कोवेरिएंस की तरह ही किया है, एक्चुअली में आपने कोवेरिएंस ड्राइव कर दिया, ओपन कर दिया पूरा, हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही है। सो यहाँ से पूरा आपका आ गया 200t स्क्वायर, वहां भी मैंने वही किया, फर्स्ट क्वेश्चन में भी, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस कि आप किस वे में करते हो वो चीजें। तो अगर आप डायरेक्टली कोवेरिएंस यूज करो दिस इज आल्सो फाइन, आल्सो फाइन, ठीक है। तो मतलब अप्रोच और भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी जो मैं कर रहा हूँ या कहीं बुक में जो किया हुआ है या कहीं आपने तो वही, आप खुद सोचो तो आप नया सोच सकते हो, ऐसा है। अब एक क्वेश्चन और है सर, एक इसी पेपर में है सर। हाँ सर 48। ओके 48 में क्या डाउट है। देखो मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब हुआ, इंडिविजुअली
एक्चुअली में y का वो रेंज है ना, देखिए तो आपने कराया था खैर इसको क्लास में। गिवन y ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, y का डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर दो। टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी। हाँ, टोटल प्रोबेबिलिटी, लाइक यू इंटीग्रेट पीडीएफ ऑफ y इनटू दिस, हो जाएगा। y बराबर k ले लो, ओके, यू टेक y इज इक्वल टू k, ये मैं फिर से लिख देता हूँ, ये आई थिंक ऐसे है कि इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xk, ठीक है, या अभी xy लिखो फॉर एग्जांपल, लेस देन इक्वल टू 1 गिवन y इज इक्वल टू k, और यहाँ लिख दो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू k एंड समेशन ओवर k फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक लोगे, क्या है यहाँ पे k, 1 से इन्फिनिटी, कर दो, इसको सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ y की जगह k रख दो, इसको हटा दो, यूज कर लिया हमने उसको, ठीक है, सो हमने यूज कर लिया y बराबर k, यहाँ k रख दिया, k के पीएम को यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब मैक्सिमम छोटा है 1 से, तो ईच इज लेस देन 1 हो जाएगा, समझ आया जी, ये नोट कर लो, इसको करके आप देखना। तो मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी लगाया एक्चुअली, यस, सो y बराबर k लिया और यहाँ y को k रख दिया, सो पीएम ऑफ दिस इनटू दिस एंड y को k रख दिया। सर इसके नीचे 49 जी, सो एक सर्च पर एंटर दे 49 जो आपका है कि सीक्वेंस ऑफ आईडी रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल 1 है आपका, और nth ऑर्डर स्टैट्स है, जो रैंडम वेरिएबल है, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, हाँ तो क्या दिक्कत है इसका, आप वो निकाल लो, y अगर आप मान लो xi माइनस yi ले लो, xi माइनस log n, अच्छा ये n का कोई बात नहीं, ये तो मैक्सिमम ही है ना सबका, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, किससे कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा z पे कन्वर्ज कर रहे हैं ना, कि जो y है yn दैट इज द xn माइनस log n, सो दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, ये है ना। सो आपसे पूछ रहा है z का मीडियन बताओ, तो ठीक है ना, पहले आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, इसका निकालो डिस्ट्रीब्यूशन, या एक काम करो, हाँ सीधा सीडीएफ निकाल देंगे हम, दोनों का सीडीएफ, मतलब लेफ्ट हैंड हाँ उसका सीडीएफ ये इसके इक्वल आएगा। हाँ, इसका सीडीएफ में n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, हाँ यस सर, और वो मीडियन है तो 1/2 जहाँ पे आएगा। ओके, सो यहाँ पे ये है कि प्रोबेबिलिटी मान लो जैसे ये है कि yn, मैंने इसका नाम yn रखा है, सो yn लेस देन इक्वल टू, मतलब जो भी सीडीएफ जिस भी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल t लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू t होगा बाय डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन से, कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन का, कि दिस थिंग विल लीड टू दिस। ओके, अब क्या होगा, आपको मीडियन t को हाफ रख देते हैं, क्या करते हैं, t की जगह हाफ रख दो तो हो गया। अब t की जगह हाफ रख दोगे तो ये एक्चुअली मीडियन ऑफ z हो जाएगा, हाँ ये ना, तो t की के लिए हाफ प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए ना मीडियन। ओ अच्छा सॉरी हाँ मैं उल्टा कर दिया, अच्छा सॉरी, हमें t को हाफ नहीं, अच्छा ये इक्वल टू हाफ होनी चाहिए, सॉरी हाँ, t तो मीडियन है एक्चुअली ना, हाँ ओके, सो सॉरी t इज द मीडियन, हमें क्या पूछा था कि मीडियन, हाँ हाफ t को रखना, इसको इक्वल टू हाफ रखना है, तो इससे क्या होगा, जो भी t की वैल्यू आएगी वो हमारा मीडियन होगा, यही ना। ओके, सो t इज द मीडियन, सो पहले तो इसका सीरीएफ निकाल लो। हाँ, तो अप्रोच कैसे करोगे, स्टार्ट कहां से करोगे, आप पहले yn का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते, मुझे xi का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो xi माइनस log n का डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो, चाहो तो ये डायरेक्टली कर लो, इसको आप लिख सकते हो xn माइनस log n ना, लेस देन इक्वल टू t, log n को राइट में भेज दो, xn का पीडीएफ पता है। अच्छा ये बताओ, मैक्सिमम के लिए थ्योरम था, मिनिमम के लिए था, मिनिमम के लिए था ना, कि मिनिमम ऑफ एक्सपोनेंशियल इज एक्सपोनेंशियल ओनली, मिनिमम था, हाँ मिनिमम के लिए था, मैक्सिमम के लिए, तो फिर आपको कोई बात नहीं है, डायरेक्टली फार्मूला होता है, nth ऑर्डर स्टैट्स के सीडीएफ का क्या फार्मूला है जी, ये यूज कर लेना आप, इसका क्या फार्मूला है, हाँ तो बस हो गया, तो इससे कर लो आप, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, तो ये वाला यूज कर लो आप। तो क्या करना, अभी yn की जगह रखो xn माइनस log n, log n को राइट में भेज दो, तो बचा xn, और ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, इसका सीडीएफ निकालना आसान है, इसका सीडीएफ भी पावर n, और यहाँ रखते हैं, फिर n टेंस टू इन्फिनिटी लो, हो जाएगा, करके देखो। ये सॉल्व एग्जांपल है, इससे दिखता है। अच्छा ओके,
तो हो जाएगा इससे कि xn माइनस लॉग इन राइट में ले जाओ, xn का सीडीएफ एट t प्लस लॉग इन, तो यहाँ एट t प्लस लॉग इन, एट t प्लस लॉग इन। अब उसमें आप ये एक्सपोनेंशियल e है ना, कहीं पे जाके लॉग कैंसिल कर देगा, तो इंटेंसिटी लगाओ, कुछ आ जाएगा, वो सीडीएफ आ गया आपका z का, जो भी उसमें फिर लगाओ, और जो भी आएगी n से फ्री होगा, तो वो z का सीडीएफ है, z का सीडीएफ है। तो अब मुझे सीडीएफ को हाफ इक्वल रख देना है, तो उससे t निकल आएगा, t इज द मीडियन। ठीक, तो मतलब अलग से डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से स्टार्ट करो, पुट करो, इसको इधर ले जाओ, फिर ये सीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैट्स, ये फॉर्मूला यूज करो, इंटेंसिटी लगाओ, ये आ गया, इससे फिर आ गया। ठीक, ओके। हाँ जी, अर्पण हो कि सो गए आप? ये सर हो जाए। नहीं नहीं, कुलदीप भैया, अर्पण पर डाउट था, ये वैसे हो गया तो ओके। सर एक वो पी वैल्यू की डेफिनेशन बता दीजिए, मतलब इसके नीचे 52 क्वेश्चन नंबर है, तो वो पी वैल्यू जो है एक्चुअली वो सिंपल ये है कि आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है और उसकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मतलब तुम्हें ग्राफ फिगर से इजीली समझ आएगा। देखो आप ऐसे जानते हो, फिगर से आपको इजीली समझ आएगा। जैसे अगर टू साइडेड वाला केस है, जैसे मान लो 3 केस हो सकते हैं ना, आप जानते होगे कि मान लो ये क्रिटिकल रीजन है इधर, फॉर एग्जांपल सम t इज मोर देन कुछ t नॉट बोल दो, है ना, सो ये एक क्रिटिकल रीजन हो सकता है। दूसरे में ऐसा हो सकता है कि एक में ये वाला क्रिटिकल रीजन हो सकता है, मतलब रिजेक्टिंग h नॉट वाला, और तीसरा केस क्या है, दोनों साइड, यही ना, तो ये है, मतलब यहाँ पे कोई नॉट टी नॉट एग्जैक्टली, यहाँ पे कोई कांस्टेंट k है ना, t मोर देन k हो सकता है, यहाँ t लेस देन k है, यहाँ क्या है, मॉड t लेस देन k है, इस तरह से केस। तो क्या दिक्कत है, अब आपको इस t की ऑब्जर्व्ड वैल्यू पता चलेगी, कुछ दे दिया, ये तो एक रीजन है, जस्ट क्रिटिकल रीजन है। अब t की कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखा होगा, फॉर एग्जांपल t नॉट, तो मुझे बस प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इससे क्या होगा, टी नॉट कहाँ पे होगा, टी नॉट जरूरी है, टी नॉट इधर ही हो सकता है, यहाँ हो सकता है टी नॉट, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, यहाँ हो सकता है टी नॉट, तो मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब टी नॉट जो होगा यहाँ मॉड है, देखो ध्यान से, तो मॉड जो है, तो मुझे ये वाली और इधर भी होगी इसके नेगेटिव, मॉड है यहाँ पे, ठीक है, जब खोलोगे तो आएगा t लेस देन माइनस के, मतलब जब मैं टी नॉट रखूंगा तो मॉड t लेस देन, फॉर एग्जांपल यहाँ टी नॉट है, तो यहाँ पे t है ना, तो कहने का मतलब ये है माइनस टी नॉट, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी, क्या दिक्कत है, ये बस इसको लगा दो किसी भी क्वेश्चन में, समझ आया कुछ। तो जो जैम और गेट में 22 में आया वो सिर्फ इस पे आया है, गेट में भी एक क्वेश्चन आया है और जैम में भी एक क्वेश्चन आया है, दोनों इसी पे आया था। ठीक है जी, क्लियर हुआ? हाँ सर जो क्वेश्चन है 52 वाला, हाँ 52, ओके। फिर इसका जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू हमारे पास यही आ रही है सर, 1 पॉइंट क्या आ रही है 52, तो क्वेश्चन लेके करा दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ कराऊंगा मैं, देखो इसको ध्यान से, ये देखो इसका क्रिटिकल, हाँ इसका क्रिटिकल रीजन क्या आता है, ये टू साइडेड है एक्चुअली, इसका आएगा मॉड टी, ओ एक मिनट, यही वाला है जैम का, हाँ ठीक है, इसमें आप जेड है ना, तो मॉड टी की जगह 2 से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर या लेस, हाँ वही बात है, बात वही है, आप ऑब्जर्व वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सो मतलब यहाँ से हो जाएगा t मोर देन दिस प्लस t लेस देन नेगेटिव ऑफ दिस, जो भी ऑब्जर्व वैल्यू है, क्या दिक्कत है, वही चीज एक साथ, मॉड t मोर देन t नॉट लाइक दिस। हाँ सो उसको 2 टाइम कर लो, तुम्हें पता है दोनों सिमेट्रिक होता है, यस, तो आप सही कह रहे हो, 2 टाइम कर लो, कोई एक ले लो, ये हो जाएगा, दोनों सिमेट्रिक है ना, इक्वल आएगा दोनों। और देखो इस केस में क्या होता है, नॉर्मल है ना, वेरिएंस नोन है, तो क्या आएगा, x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n, यही आएगा ना, मोर देन k, यही क्रिटिकल रीजन आएगा, चेक कीजिए। यस सर। हाँ सर इसकी वैल्यू 1.96 आ रही है, अच्छा, किसकी, ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, इसकी, ओके, यस सर। तो 1.96 इसकी वैल्यू आ गई, फाइन, फिर
तो यहां से आप ये कहना चाह रहे हो प्रोबेबिलिटी टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्टैंडर्ड नंबर। तो ये हो जाएगा z हो गया, तो यहां आप लिखो z मोर देन 1.96, ये कहना चाह रहे हो आप। हाँ ऑब्जर्वर यही है, तुम सही बोल रहे हो। तो यहां से आ गया प्रोबेबिलिटी, इसको क्या लिखते हो आप, मतलब उसमें क्या लिखोगे, फाइव में क्या लिखोगे, 1 माइनस में कर देंगे। ये लिखोगे ना, देखो यहां से तो रखा है, चेक करो क्या आता है। से 0.025 आएगी। तो उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, हाँ कितना आंसर देखिए क्या है, आंसर तो कुछ हो रही है। क्या है, सर रेंज रखिए कुछ 22 से 42, 0.22 से 0.22 से 42 तक। हाँ तो हमने कुछ मिस्टेक किया होगा, फिर मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस पर बेस हमने किया है। सर जब मतलब हम ऑनलाइन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं पी वैल्यू, तब भी वही मतलब आंसर सही आता है जो रेंज में गिवन है। अच्छा अच्छा, तो मैं इससे देख लेता हूँ इसमें क्या हाँ गलती हुआ है। सो एक्स बार माइनस म्यू, एच नॉट क्या था यहाँ पे, एच नॉट है 5.02, तो आपने इसको ऑब्जर्व कैसे निकाली, एक्स बार की वैल्यू क्या है, जैसे रैंडम 0.045 से लेके 0.055 है ना, कितना आया कैलकुलेट करने पे? तूने गलत आंसर चेक किया होगा, 52 है ना रोहित, कितना आंसर कैलकुलेट आंसर तो सही 0.50 है ना। सही तो है, देख चेक करो एक बारी, भाई? यस सर 2021 का चेक कर लो एक बारी, ठीक है ना, ठीक है मतलब सर। हाँ वो Yes, sir. होता है, गलतियां हो जाती है, देखने में शायद गलती हो गई आंसर की में, तो Yes, sir. हाँ तो ठीक है, इस तरह से करना है, देखना है कौन सा केस है, जैसे ये मॉड वाला केस है तो हमने 2 टाइम किया, क्योंकि बात वही इसका अलग उसका अलग निकालेंगे तो वही 2 टाइम कर दिया, बस वन साइडेड है तो वन साइडेड करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है बताइए। सर वो 2019 का पेपर नहीं दिख रहा था पोर्टल में। पोर्टल में नहीं दिख रहा एक्चुअली, अब इसमें तो वो भी नहीं है एक्सेस मुझे, तो उस ईमेल आईडी पे एक्सेस है, तो शशि सर ने रिप्लाई नहीं किया, नहीं अभी नहीं किया। तो बाकी लोगों को भी दिख रहा है कि आप लोग जो प्रीवियस पेपर अपलोड किया गया था पोर्टल पे टेस्ट सर वो देने, जो 20 पुराने में वाला दिख रहा है, 21 में दिख रहा है, 22 दिख रहा है, 19 नहीं दिख रहा। पुराने पोर्टल पे, पुराने उस पे सर जब शुरू में अपलोड किया था मैंने तो तभी दे दिया था सर, तब तो था, अब खुलता तो नहीं है सर वो। ओके अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, तो हमारा 2 पोर्टल पर पूछ लूंगा मैं सही सर क्या कैसे है, एक बार पूछो, मैं देखता हूँ क्या कह रहे हैं। न्यू पोर्टल पे तो गेट का है नहीं सर कुछ। अच्छा तो मैं बोलता हूँ तो अपलोड कर देगा, या तो अब उसी को रिवाइज करो एक बार, उसी को 4-5 बार टेस्ट दो, पेपर 19 20 21 22 है, उसी को आप पुराने वाला से पूछ लीजिए तो मतलब, क्योंकि थोड़ा वो ये ना कि जल्दी जल्दी करके कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक, क्योंकि 2000 ये अगर देखा जाए तो गेट में ये अभी जो ट्रेंड हुआ 20 21 22 में कांस्टेंट वैल्यू वगैरह मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम डायरेक्ट जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, अब कांस्टेंट भी होता है वो हम भूल जाते हैं, तो मुझे यार टाइमर रहेगा तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा कि हम टाइमर 3 घंटे रहता है, अगर उसमें सॉल्व कर पाएंगे। एग्जैक्टली नहीं मैं बोलता हूँ 19 20 21 22 के पेपर फिर से अपलोड कर देगा वहाँ पे, या तो न्यू पोर्टल पे। अच्छा न्यू पोर्टल प्रॉब्लम ये है, न्यू पोर्टल पे वर्ड अपलोड हो रहा है तो उसको वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा पुराने पोर्टल पे पिक्चर अपलोड होता था फोटो, सो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ दोबारा अपलोड कर देगा किसी एक पोर्टल पे, ताकि आप रिपीटेडली टेस्ट दे, उसको रिपीट टेस्ट भी दे सकते हो आप, हमारे पास एक ऑप्शन है उसको री कर देंगे तो आप रिपीट करके एक बार इस बहाने रिवीजन हो जाएगा और आप गो थ्रू हो जाओगे कितने मार्क्स आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो चलो स्टोकेस्टिक को हमने ट्राई कर दिया, अभी इन्फ्रेंस प्रोबेबिलिटी भी कर लिया, मैथ पोर्शन पूरा हो गया 19 में से किस पाई का आपने खुद से किया, कम से कम सीखना तो आपको है ना, टीचर कराया ना कराए, मतलब 19 20 हाँ बहुत ही हो रहा है सर, बाकी तो नहीं हो रहा। मतलब एटलीस्ट सॉल्यूशन आपके पास होने चाहिए। अब जैसे मान लो अभी मैं कुछ दिन में सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है सॉल्यूशन सारा भेज दूंगा, लेकिन देखता हूँ टाइम मिलता है तब, नहीं तो आप क्या करो 1 से स्टार्ट करो 65 तक क्वेश्चन है सारे सॉल्व करके देखो, मतलब सर ने क्या ऐसे डिस्कस जैसे मैं किया वैसे डिस्कस नहीं किया क्या उन्होंने, वैसे इजी रहता है ना कि एक एक क्वेश्चन जैसे उससे है कि आप
आपको ये कॉन्फिडेंट होगा कि इस साल के हमने सारे क्वेश्चन, मान लो 19 में ही हमने सारे कर लिए, 19 के, 20 के, 21 के, 22 के, 21 में बस एक फंसा है ना, बाकी तो सारे हमने स्टोकेस्टिक कर लिए, ऐसे प्रोबेबिलिटी के सारे किए थे, इन्फ्रेंस के सारे किए थे। तो वैसे ही मैथ्स पोर्शन के सारे क्वेश्चन कर लो, एक एक क्वेश्चन आपके होने चाहिए, नहीं तो फिर मैं आगे डाउट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे देखना पड़ेगा बाईस बच्चे का को। नहीं किया उन्होंने। हाँ 22 का नहीं किया पेपर उन्होंने डिस्कस। अच्छा, जैसे कीजिए आप लोग, डाउट डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो है कि 19 20 21 22 के एटलीस्ट आप घर पे बैठ के कम से कम 60 70 नंबर तो ला पाओ, घर पे कम से कम 60 70 तो आने चाहिए ना, घर पे बैठ के तो आने चाहिए, एग्जाम में कम आएंगे, घर पे तो आने चाहिए ना 60 70 नंबर, कि हम 2 3 4 बार करने के बाद तो इतने नंबर तो होने चाहिए, घर पे आने चाहिए घर पे बैठ के। तो इस तरह तैयारी हो जानी चाहिए घर पे, अगर वही पेपर अगर मुझे दे दिया जाए 19 20 21 22 में से, तो हम 60 70 नंबर ला 100 सकें। अगर ले आएंगे तो 60-70 नंबर, 100 में 100 अगर आ जा रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। रिपीट कीजिए, क्या बोला, समझ नहीं आया ना। मैं बोल रहा हूँ अगर 100 में 100 आ गए, एक बार सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व करो। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आप 10 बार सॉल्व करो, ठीक है, 11वीं बार वही पेपर एज ए एग्जाम के रूप में लेके दोगे, ये एग्जाम पेपर है, आप अगर 100 में 100 ला पा रहे हो घर पे, तो एटलीस्ट आप में बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट फिट हुआ है ना, इसका मतलब ये है, भले क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा वो आप नहीं छोड़ोगे, वो आपसे हो जाएगा, वो चीज है। तो अगर 19 20 21 22 के कोई नया कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, देखते हैं कानपुर कैसा बनाता है। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन आएंगे भी, लेकिन इतने नए तो नहीं होंगे हमने देखे नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि 19 20 21 22 के हम, हाँ कानपुर वाले दिन नहीं है, वो नहीं में फिजिक्स में महारत की है। जो भी है, कहना मतलब ये 19 20 21 22 अगर हमने सारे क्वेश्चंस 10 बार कर लिए, मान लो पूरे पेपर जो हमने एटलीस्ट कवर किया, एटलीस्ट वो आपने 10 बार कर लिया, तो उससे रिलेटेड जो 23 के एग्जाम में आएगा, तो ऐसा थोड़ी बिल्कुल नया आ जाएगा, कुछ बिल्कुल नया तो आएगा नहीं। बिल्कुल नया, तो इन्फ्रेंस और प्रोबेबिलिटी तो नया नहीं आएगा। हाँ वही ना, तो उससे रिलेटेड तो हो ही जाएंगे, और एप्टीट्यूड कर लो। बहुत ज्यादा टफ बनाएगा तो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन और स्टोकास्टिक्स में घुमा फिरा सकता है, प्रोबेबिलिटी में तो जैन से ऊपर, जिसका कंट्रीब्यूशन 5 से 6 7 नंबर का कंट्रीब्यूशन है हर सब्जेक्ट का, वो चीज है ना, मैक्सिमम 7 8 नंबर का कंट्रीब्यूशन है, तो वो चीज है। लेकिन एटलीस्ट एप्टीट्यूड 15 नंबर का है, 15 में आप 10 कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी पूरे कर सकते हो आप, इन्फ्रेंस पूरा कर सकते हो, मैथमेटिक्स पोर्शन आप कर सकते हो, है ना। बाकी जो एमएससी लेवल की चीजें वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है भी, क्योंकि एकेडमिक्स में वो लोग थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं और यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, तो वो थोड़ा दिक्कत होता है इस तरह से, बट हो जाएगा, जहाँ इतना मुश्किल नहीं है। बट ये देखो इस बार कितने क्वालिफाई, पिछले बार 80 क्वालिफाई की, इस बार कितने करते हैं बच्चे भी, पिछले बार 1500 बच्चे थे अराउंड, अब इस बार देखो कितने हैं। सो लेकिन हो जाएगा सबका, मुश्किल नहीं है ना, 25 भी तो क्रॉस करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मे भी मैं देखता हूँ, एप्टीट्यूड डिस्कस करूंगा, तो आप लोग एप्टीट्यूड मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा क्या करेंगे डिस्कस, फिर उसके हिसाब से नेक्स्ट क्लास कर लिया, जान का बंद कर दिया क्लास है ना, डेली भी कर सकते हैं अभी अगर चाहें तो, गेट की क्लास है ना, पिछले अगले 7-8 दिन जो डेट बचा है ना, 4 तो हो ही गया, 7 दिन बचे एग्जाम में, 8 दिन। सो देखते हैं, मैं ग्रुप में बात करते हैं, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।